हम हमेशा डायग्राम के सामने खड़े रहते हैं ताकि आप लोगों को डायग्राम ना दिखे, और जैसे ही हम यहाँ से हटे तो सरप्राइज आप लोगों को मिले। लेकिन इतना बार इधर उधर करना रहता है तो दिख ही जाता है आप लोगों को डायग्राम। चलिए ठीक है, और लुका छुपी नहीं खेलते हैं, हम लोग इस गेम को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास के अंदर हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस देख रहे थे कि स्पर्म किस तरीके से बनता है। स्पर्म बनने का पूरा स्टेप वाइज जो है कि प्रोसेस हम लोग देख लिए। तो फाइनली हम लोग जो है एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 गो स्पर्म बना करके रख दिए थे। लेकिन स्पर्म जो आपको बनाए होंगे ना, तो आपको याद आ रहा होगा कि एकदम छोटका छोटका सा बोर्ड में 4 गो स्पर्म यहाँ बना के दे दिए होंगे। तो स्पर्म का साइज जो है वो तो डेफिनेटली बहुत कम होता है, माइक्रोमीटर में साइज होता है। लगभग बात किया जाए तो 40 से 200 या 250 माइक्रोमीटर तक का लेंथ होता है एक स्पर्म का। यानी कि आपको समझ में आ रहा है हम किसका बात कर रहे हैं। हम सीमेन का नहीं बात कर रहे हैं, हम स्पर्म का बात कर रहे हैं। यानी कि उस सीमेन के अंदर प्रेजेंट वो सेल जो जाकर के एक्चुअल में ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है, हम वो एक सिंगल सेल यानी कि स्पर्म का बात कर रहे हैं। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर हम लोग अभी तक देखे हुए नहीं थे। तो आज के क्लास के अंदर हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमारा जो स्पर्म होता है बॉडी में, तो वो स्पर्म का स्ट्रक्चर जब मैग्नीफाई करते हैं तो ये कैसे दिखता है। देखिए कुछ इस तरीके का स्पर्म दिखता है। आप लोग सोचते हैं बाप रे इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना के रख दिए हैं बोर्ड पे, इससे पहले तो एकदम छोटका छोटका स्पर्म दिख रहे थे। इनफैक्ट स्पर्म आपको नेकेड आई से विजिबल भी नहीं होता है। आप सोचिए ना 60 माइक्रोमीटर का एगो स्पर्म, माइक्रोमीटर मतलब समझिए ना, तो आपको नेकेड आई से देखना तो दूर की बात है, माइक्रोस्कोप से दिखेगा वो आपको। तो स्पर्म जो है आपको दिखता भी नहीं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग मैग्नीफाई कर दिए हैं, थोड़ा सा क्या इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से और थोड़ा सा सजा दिए हैं हर तरफ से, ताकि थोड़ा सा लुक जो है बढ़िया, थोड़ा सा स्मार्ट लगे, थोड़ा सा हैंडसम लगे देखने में। इसीलिए कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करके रख दिए हैं। देखिए यही है स्पर्म, ऐसा ही दिखता है एक सिंगल स्पर्म। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर को ना हम लोग 4 गो हिस्सा में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसको हेड बोल देंगे। आपको फोटो में देख के समझ में आ रहा है कि ये हेड है। हेड के बाद ये जो पोर्शन दिख रहा है ना पतला वाला, हमारे अंदर नहीं देखते हैं, ये हेड है। हेड के बाद ये बॉडी आ जाता है, लेकिन हेड और बॉडी के बीच में एक नैरो रीजन प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, गर्दन यानी कि नेक बोलते हैं। उसी तरीके से स्पर्म का भी ये जो हेड के बाद देखिए ये वाला जो नैरो पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक ऑफ द स्पर्म। तो हेड हो गया, नेक हो गया, यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म, मिडिल पार्ट है ये। इसको हम लोग एनर्जी चेंबर भी बोलते हैं। एनर्जी चेंबर हम लोग इसको बोलते हैं क्या कि इस मिडिल पीस के अंदर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक इंक से जो गोल गोल करके हम बना दिए हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया तो हम लोग जिंदगी में नहीं देखे थे। हालांकि क्लास 11 में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए हैं, लेकिन ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया तो हम लोग कभी नहीं देखे हैं, ऐसा जिगजैग फॉर्म में ऐसा प्रेजेंट। तो स्पर्म के अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, शीट के फॉर्म में, लेयर का फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कुछ इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म के केस में अरेंज होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल शीथ या निबंकर्ण शीथ बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है शीथ का फॉर्म में, मतलब समझ रहे हैं ना, लूज लेयर का फॉर्म में जो है इधर उधर बिखरा हुआ रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग नॉर्मल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कैसे देखे थे, आप लोग याद आ रहा होगा, देखिए ना कुछ ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया देखे थे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बाहर वाला मेम्ब्रेन जो है नॉर्मल मेम्ब्रेन होता है, अंदर वाला मेम्ब्रेन आप याद करके देखिए कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा ही देखे थे क्या माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। काहे बोलते हैं वो तो आप लोग क्लास 8 में 10 में पढ़ लिए होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस, और 11 में तो हम ही पढ़ा दिए। देखिए ना यहाँ पे आपको पूरा का पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यही वाला पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये वाला पोर्शन इनकी मिडिल पीस को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। अच्छा, इसके बाद जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है, ये टेल हम लोग बोलते हैं। ये टेल बहुत लंबा होता है, फोटो देख के आपको लग रहा होगा, देखिए जगह कम था इसलिए टेल इतने तो बनाए, लेकिन टेल सबसे लंबा पार्ट होता है स्पर्म का। ये टेल जो है ना, ये ऐसे ऐसे करके मूव करता है। तुम ही लोग बोल लो पहले फिर हम बोलेंगे, इतना चिड़िया सब चिल्ला रहा है ना पेड़ पे बैठ करके। तो देखिए क्या बोलना है, लोग पूछ देंगे अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या होता है, तो फिर अभी शांत, देखो शांत हो गया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लिया शांत हो गया, ऐसे शांत रहो, बीच में मत बोला करो। हाँ, तो ये टेल होता है।
कभी कभी हमको भी लगता है ना कि मतलब कि चलिए छोड़िए ये टेल वाला पार्ट होता है। टेल वाला पार्ट जो है ना ये ऐसे ऐसे करके मूव करते रहता है। इसी टेल के वजह से वीप लाइक मूवमेंट होता है, WHIP, वीप लाइक मूवमेंट, मतलब ऐसे ऐसे करके मूव करते रहता है। स्पर्म को आगे की तरफ पुश करता है, ऊपर की तरफ। हम लोगों को तो पता है कि स्पर्म का काम क्या है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद फिर ये क्लाइंब अपवर्ड, ऊपर की तरफ क्लाइंब करता है। 4 mm पर मिनट का स्पीड से ये क्लाइंब करता है। आपको स्पीड, वेलोसिटी, सारा बात हम आपको बता दिए थे। यही टेल का मूवमेंट जो है स्पर्म को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ क्लाइंब अप करने में हेल्प करता है। और आपको यूट्रस का फोटो अब अच्छे से क्लियर आ रहा होगा। स्पर्म डिपॉजिट हो गया वेजाइना या सर्विक्स में, वहां से स्पर्म ऊपर की तरफ क्लाइंब करना शुरू किया और जाकर के ओवम से फर्टिलाइज करेगा। तो स्पर्म को क्लाइंब करने के लिए अगर पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करता है, तो वो करता है टेल। और इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हेल्प करता है। स्पर्म को ना आप समझ लीजिए एक रॉकेट, एक पॉकेट रॉकेट के जैसा समझ लीजिए। जब तक इसका फ्यूल रहेगा तब तक ये ऊपर जाएगा, फ्यूल खत्म, कहानी खत्म, ये डिग्रेड कर जाएगा। इसका फ्यूल क्या है, यही माइटोकॉन्ड्रिया इसका फ्यूल है। स्पर्म जब चलना शुरू किया ना तो 1 से 2 दिन या कभी कभी 2 से 3 दिन या 4 दिन भी कभी कभी रह जाता है इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट या इन द फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस। तो वहां कब तक रहेगा, जब तक इसका माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाना खत्म हो जाएगा, स्पर्म भी वहां पे डिग्रेड कर देगा और सारा कहानी वहां पे खत्म हो जाएगी। देखिए अब हम लोग अंदर में आ जाते हैं, सबसे अंदर में। देखिए ये जो सबसे बाहर जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, इनकी हेड में सबसे बाहर वाला देख रहे हैं, तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। 2 गो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, एक गो मेम्ब्रेन एकदम बाहर और एक गो एक्रोसोम का मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं गैलिया कैपाइटिस। ये वाला पार्ट जो है ना, ये जो रेड इंक से बनाया है, ये पार्ट बहुत वाइटल होता है। काहे कि ये पार्ट जो है इसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। ये वाला पार्ट देखिए ना, ये रेड इंक से छोटका सा, ये ब्लैक वाला नहीं बोल रहे हैं हम, ये तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर ये रेड वाला जो कलर, ये छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है गोल वाला, इसको एक्रोसोम बोल रहे हैं। बहुत वाइटल होता है एक्रोसोम। ये पेनिट्रेशन ऑफ द एग के लिए हेल्प करता है। आपको पता है कि जब आपका जो है फैलोपियन ट्यूब में एग यानी कि ओवम वेट कर रही होती है और उसी ओवम के साथ मिलने के लिए जाता है ये स्पर्म। स्पर्म का कौन सा पार्ट जो है ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा, तो वो होता है यही वाला पार्ट एक्रोसोम। आपको हम ओवम का स्ट्रक्चर बना करके दिखा देते हैं ताकि अब ये सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। देखिए ओवम का अगर स्ट्रक्चर का बात करेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से जो है इसके अंदर मेन जो आपका सेकेंडरी oocyte होता है, इसके बाहर आपका जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होता है और इसके बाहर कुछ फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये हम एक ओवम का स्कीमेटिक डायग्राम बना करके रख दिए। ओवम के सबसे अंदर में जो मेन जो मटेरियल है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। आप लोगों को पता है इसको हम लोग सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। क्या होता है, क्यों बोलते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे बाद में, जब हम लोग ओवरी का स्ट्रक्चर देखेंगे। सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। सेकेंडरी oocyte एक सेल है, इसके बाहर जो भी मिलेगा, सेल के बाहर क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो ब्लू इंक से जो बनाया है, ये सेकेंडरी oocyte का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होता है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा, या प्यार से इसको हम लोग बोल देंगे ZP। जोना पेलुसिडा के बाहर कुछ फॉलिकुलर सेल्स का और एक लेयर होता है और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इस तरीके से ओवम का स्ट्रक्चर होता है और इसी ओवम के साथ तो मिलने के लिए आता है आपका स्पर्म, मिलने के लिए आता है। ये देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे बना दिए स्पर्म, यहाँ पे बना दिए स्पर्म जो है आपका ओवम के साथ मिलने के लिए आ रहा है। ये देखिए हम यहाँ पे स्पर्म बना दिए, स्पर्म जो है ओवम के साथ यहाँ मिलने के लिए आ रहा है। और हम क्या बोल रहे हैं कि इस ओवम को ना पेनिट्रेट करना पड़ेगा, काहे कि सबसे अंदर में ही मेन मटेरियल प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte अंदर में बैठी हुई है। तो स्पर्म को कौन कौन सा लेयर पेनिट्रेट करना पड़ेगा, आप बता सकते हैं क्या? स्पर्म जब मिलने के लिए आएगा ना, तो 1 2 ये 2 लेयर को स्पर्म को क्रॉस करना पड़ेगा। सबसे बाहर वाला लेयर रहेगा कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर मिलता है जोना पेलुसिडा। ये दोनों लेयर को स्पर्म को पेनिट्रेट करना पड़ेगा और पेनिट्रेट करके सेकेंडरी oocyte से मिलेगा। यही ना काम है, स्पर्म ओवम के साथ मिलेगा, ये दोनों लेयर को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। और पेनिट्रेशन के लिए ही हेल्प करता है आपका एक्रोसोम। देखिए लिखे हुए हैं, एक्रोसोम हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ एग। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम पाया जाता है, 3 गो एंजाइम पाया जाता है एक्रोसोम के अंदर। पहला एंजाइम को हम लोग बोलते हैं हायालुरोनिडेज, सेकेंड एंजाइम को हम लोग बोलते हैं कोरोनालाइसिन, थर्ड एंजाइम को हम लोग बोलते हैं जोनालाइसिन। देखिए ये 3 गो एंजाइम प्रेजेंट होता है इन द एक्रोसोम पार्ट ऑफ द स्पर्म। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक और चीज हम आपको बता देते हैं, ये कोरोना रेडिएटर ना कनेक्टेड रहता है आपस में बाय एनिमल सीमेंट। और एनिमल सीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं?
हाँ, हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं, बिल्कुल हाइलुरोनिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उस हाइलुरोनिक एसिड को पहले तोड़ेगा स्पर्म तब ना अंदर आएगा, उसको तोड़ने के लिए ही प्रेजेंट होता है एक एंजाइम और बोलते हैं हाइलुरोनिडेज। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद जैसे ही एनिमल सीमेंट को तोड़ दिया तो फिर कोरोना रेडिएटा का सेल सब आ जाता है। वो सब सेल को तोड़ने के लिए दूसरा एंजाइम रहता है जिसको बोलते हैं कोरोना लाइसिन। और लाइसिन वर्ड या लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। जोना पेलोसिडा को भी ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए एक थर्ड एंजाइम जोना लाइसिन है। तो ये तीनों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, यही एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है। यही स्पर्म जब जाता है ना ओवम से मिलने, तो ओवम के पास जैसे पहुंचा, अरे यार ओवम का तो 2 गो जो है कि ब्लॉकिंग है, ओवम का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है 2 गो। सबसे बाहर वाला डिजाइनदार रहता है, एकदम पूरा एकदम डिजाइन वाला फूल टाइप का, फ्लावर टाइप का रहता है, उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। स्पर्म जाएगा पहले कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा का जो फॉलिकुलर सेल्स होता है आपस में कनेक्टेड रहते हैं एनिमल सीमेंट यानी कि हाइलुरोनिक एसिड से। स्पर्म जाएगा पहले हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ेगा, कौन सा एंजाइम से? हाइलुरोनिडेज। फिर वो कोरोना रेडिएटा का सेल सबको तोड़ेगा, कौन सा एंजाइम से? कोरोना लाइसिन। फिर लास्ट सबसे अंदर वाला लेयर मिलेगा जोना पेलुसिडा, उसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम? जोना लाइसिन। ये सब एंजाइम जो है प्रेजेंट होता है एक्रोसोम के अंदर, स्पर्म अंदर घुस जाता है और फिर आगे का काम फर्टिलाइजेशन होता है। ये इसलिए एक्रोसोम जो है ये बहुत वाइटल है, एग के अंदर पेनिट्रेशन के लिए काम करता है एक्रोसोम। एक्रोसोम के नीचे आ जाएंगे तो ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में एक और स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परफोराटोरियम। रिजिडिटी प्रोवाइड करता है परफोराटोरियम। आपको नाम से ही आ रहा है कि परफोरेशन करता है, मतलब परफोरेशन मतलब क्या? पोर बना देना को परफोरेशन बोलते हैं। हाँ, तो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म में। इसके नीचे आ जाएंगे तो ये न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस रहेगा तो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर रहता है जेनेटिक मटेरियल। अरे स्पर्म भी एक सेले है, तो सेल है तो सेल का न्यूक्लियस भी होगा, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होता है। हाँ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होता है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ना वो मॉडिफाई करके बनता है, वही गोल्जी कॉम्प्लेक्स मॉडिफाई करके एक्रोसोम बनाता है। और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। अच्छा, ये आपका न्यूक्लियस आ गया, डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा कुछ और बेसिक प्रोटीन मिलता है, प्रोटामाइन प्रोटीन वगैरह ये सब। न्यूक्लियस के बाद ना सेंट्रियल प्रेजेंट होता है। ये जो पार्ट आप इलोंगेटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एगो खड़ा है एगो लेटा हुआ है, देखिए ना, एगो खड़ा स्ट्रक्चर है और एगो लेटा हुआ है, ये दोनों सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल तो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। बताइए तो क्लास 11th में आप लोग सेंट्रियोल पढ़े थे, क्या काम करता है सेंट्रियोल? सेंट्रियोल क्या काम करता है? सेल डिवीजन कराता है। दोनों सेंट्रियोल जो है 90 डिग्री प्रेजेंट होगा। एगो सेंट्रियोल ऐसा खड़ा है तो एगो सेंट्रियोल ऐसा लेटा हुआ, ऐसे करके 2 सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल ऐसे खड़ा है ना ऊपर वाला सेंट्रियोल, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। जो सेंट्रियल ऐसा नीचे लेटा हुआ है ना इसको बोलेंगे डिस्टल सेंट्रियल। देखिए ना, ये ऊपर खड़ा है प्रॉक्सिमल सेंट्रियल, नीचे लेटा हुआ है डिस्टल सेंट्रियल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियल जब जाइगोट बन जाएगा ना, तो जाइगोट के अंदर क्लीवेज करने के लिए, यानी कि स्पर्म जब ओवम के साथ मिल जाएगा उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्लीवेज होना रहता है, मतलब जाइगोट को तोड़ना रहता है, तब जाकर के वहां से फिर बहुत सारे और 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, ऐसे करके डिवाइड होता रहता है। तो डिवीजन को ही हम लोग बोलते हैं क्लीवेज बोलते हैं। तो यही प्रॉक्सिमल सेंट्रियल क्लीवेज के लिए हेल्प करता है। इसी का 90 डिग्री में लेटा हुआ है डिस्टल सेंट्रियल। डिस्टल सेंट्रियल जो है ना, ये क्या काम करेगा, इससे नीचे जो है एक एक्सियल फिलामेंट निकल के आते हैं। एक गो सेंटर में एक्सियल फिलामेंट रहेगा और उसके बगल बगल में 9 गो और एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटीन का रॉड रहता है इसी डिस्टल सेंट्रियल से। ये डिस्टल सेंट्रियल से जो है एक्सियल फिलामेंट निकलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोनीम या एक्सोनीमा बोलते हैं। सेंट्रियल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 9+0 स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये बात हम लोग देखे हुए थे। मतलब अगर नेक पोर्शन के अंदर बात करेंगे, यहां सेंट्रियल मिलेगा आपको, प्रॉक्सिमल सेंट्रियल एंड डिस्टल सेंट्रियल। बहुत वाइटल है, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। 9+0 अरेंजमेंट रहेगा, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है ये। सेंट्रियल हम जैसे पहले ही बोल चुके हैं, डिस्टल सेंट्रियल से निकलते हैं एगो आपका एक्सियल फिलामेंट निकलता है। रेड इंक से देखिए एगो बीच में एक्सियल फिलामेंट बनाया है, जो कि आपका पूरा का पूरा जो है नीचे तक आया हुआ है, पूरा टेल तक आया हुआ है। इस फिलामेंट, ये जो फिलामेंट है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोनीम या एक्सोनीमा बोलते हैं। ये सिलिया फ्लैजेला के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। आपको बताइए, आपको तो पता है स्पर्म ऐसे ऐसे करके जाना है, तो स्पर्म के अंदर ये जो एक्सोनीम है इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सिलिया का जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। और सिलिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 9+2 होता है।
है। अच्छा, ये एक्सोनिम के अलावा और साइड साइड में कुछ प्रोटीन का रॉड रहता है, 9 गो प्रोटीन का रॉड रहता है। ये 9 प्रोटीन रॉड्स यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बोलिए नेक पोर्शन में अरेंजमेंट क्या रहेगा? क्या नेक पोर्शन में कोई प्रोटीन रॉड है? नहीं, दिखिए तो नहीं रहा है यार, नेक पोर्शन में कहां दिख रहा है? कोई प्रोटीन रॉड नहीं है। तो नेक पोर्शन में हम लोग क्या बोलेंगे? खाली क्या है? 9+0। यहां पे क्या बोल देंगे? 9+0 है खाली नेक पोर्शन में। मिडिल पोर्शन में अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए मिडिल पोर्शन में क्या है, अच्छा हम बोलते हैं, आप लोग बोलिएगा हाँ या ना। बोलिए 9 गो तो प्रोटीन का रॉड है और बीच में 1 गो एक्सियल फिलामेंट आया है, और एक्सियल फिलामेंट का अरेंजमेंट कैसा? 9+2। तो 9 प्रोटीन रॉड्स प्लस एक्सोनिम, दैट इज 9+2 अरेंजमेंट। आपको अगर बात किया जाए इस वाला पोर्शन के अंदर, एकदम लास्ट वाला पोर्शन, तो यहां पे भी रिंग सेंट्रियल एगो प्रेजेंट होता है आपका, जो जहां पे टर्मिनेट कर जाता है मिडिल पार्ट, यानी कि मिडिल पार्ट और टेल पार्ट के बीच में एक और सेंट्रियल मिलता है, रिंग सेंट्रियल बोलते हैं इसको, या एन्युलस बोलते हैं, या जिंसन रिंग। यहां से आपका टेल स्टार्ट हो जाता है, और टेल का शुरुआत वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द टेल, then the middle part of the tail, and then the distal, या middle क्या distal part of the tail बोलेंगे, proximal part of the tail and distal part of the tail। बोलिए proximal part of the tail में अगर हम लोग पूछते हैं यहां पे क्या क्या मिलेगा? बोलिए यहां पे आपको 2 गो प्रोटीन का रॉड जो है ना नीचे तक आया हुआ है, तो 2 गो प्रोटीन रॉड आपको थोड़ा सा नीचे तक आया हुआ है। तो अगर ये वाला पार्ट का हम पूछेंगे, बताइए यहां पे क्या क्या मिलेगा? तो यहां पे आपको 2 गो प्रोटीन रॉड मिलेगा, प्लस आपको एक्सोनिम भी मिलेगा, यानी कि 9+2 अरेंजमेंट मिल जाएगा। जबकि डिस्टल पार्ट में देखेंगे तो कोई प्रोटीन रॉड यहां पे मिलेगा नहीं, खाली एक्सोनिम मिलेगा। अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 9+2। एक्सोनिम का अरेंजमेंट क्या रहता है? 9+2। कुछ इसी तरीके से रहता है स्पर्म का स्ट्रक्चर, और ये सब इस तरीके की बात यहां से रहता है। अच्छा, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर में थोड़ा सा साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है। ये सब जो आप देख रहे हैं कुछ कुछ ऐसा ऐसा रहता है, ये सब को बोलते हैं मैनशीट बोलते हैं, मैनशीट बोलते हैं। प्रोटीन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के हेल्प कर, स्पर्म जब जो है कि फ्यूजन कर लेता है ओवम के साथ, तो स्पर्म का टेल वगैरह सब डिजेनरेट कर जाता है, ये सब टेल वगैरह सब जो है डिजेनरेट कर जाता है। खाली कुछ कुछ चीज जो है रह जाता है, जैसे कि न्यूक्लियस रह जाएगा, हाँ स्पर्म का न्यूक्लियस तो रह जाता है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया सब रह जाएगा ओवम में, हाँ जाइगोट में रह जाएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका प्रॉक्सिमल सेंट्रियल। इसी तरीके से कुछ होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर और इसका फिजियोलॉजी। कोई डाउट है यहाँ से तो पूछिए।